हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक कुमार गौतम। आपका एग्जाम क्रैक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर से प्रत्येक कंपटीशन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं। क्या अक्षांश किसे कहते हैं? एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, यह वास्तविक रेखाएं नहीं है। अक्षांश रेखाओं से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की या हमारा कोई भी स्थान कहाँ पे है। हम मैप के माध्यम से उसे जान सकते हैं। आइए हम जानते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी बिंदु के कोणीय माप से विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। यदि यह कोणीय माप 23.5 डिग्री है तो यहाँ से जो विषुवत रेखा के समांतर जो खींची गई रेखा है इसी को अक्षांश कहेंगे। जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश, तो इसका नाम क्या देंगे? 23.5 डिग्री अक्षांश। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी बिंदु की कोणीय माप से विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कोणीय माप आपका 20 डिग्री है, इसलिए इसे 20 डिग्री अक्षांश कहेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको विषुवत रेखा कहते हैं और इसी का दूसरा नाम 0 अंश देशांतर है। ओके, लिखने में कोई त्रुटि होगा तो कृपया आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि अब हम जानेंगे कि इसमें अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। यह जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसकी संख्या कितना है। ठीक है, तो 0 अंश अक्षांश के ठीक ऊपर उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अर्थात प्रत्येक अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पे स्थित है। अगर यह 1 डिग्री पे ए वाली अक्षांश रेखा है, इसी तरह यहाँ पे 2 डिग्री पे होगा, इसी तरह 3 डिग्री 4 डिग्री जो भी है, बढ़ते बढ़ते 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, इसी तरह करते करते यहाँ पे हम 90 नहीं दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आते आते आपका केंद्र से 90 अंश का कोण बनेगा। अर्थात अंतिम वाली जो उत्तरी ध्रुव पे आपका अक्षांश रेखा बन रहा है वो 90 डिग्री अक्षांश कहा जाएगा। अर्थात 0 अंश से उत्तर की तरफ 90 अक्षांश रेखा है। क्लियर हो गया? ठीक इसी प्रकार हम नीचे भी अर्थात विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अंश डिग्री तक 1-1 डिग्री पे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार नीचे भी आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ऊपर 90 है, नीचे 90 है। टोटल हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90 और प्लस 1 0 अंश अक्षांशर को भी गिनेंगे। 0 अंश अक्षांश को गिनेंगे तो हमारा हो गया 181। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अक्षांशों को क्लियर हो गया कितना संख्या हुआ? आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 2 अक्षांश। अब देखिए यहाँ पे जो 0 अंश अक्षांश है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? आप लोग बताएंगे 0 अंश अक्षांश। देखिए नापिए, जिस तरह मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ इसी तरह आप लोग भी दोहराइएगा। तीसरा पॉइंट, कौन सा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? लिखेंगे 0 अंश अक्षांश। जी हाँ, तो अभी मैं बता रहा था कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा देखिए, खींचते जाएंगे क्रमशः ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हमारी अक्षांश रेखाएं की लंबाई छोटी होती जाएगी। इस प्रकार सबसे लंबी अक्षांश रेखा क्या हुआ? 0 अंश अक्षांश। क्लियर हो गया? इसको 3-4 नाम इसका दिया गया है। पहला क्या नाम है? 0 अंश अक्षांश। दूसरा क्या नाम है? विषुवत रेखा।
तीसरा क्या नाम है? इक्वेटर। चौथा नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया? रोक कर वीडियो आप लोग लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा तो क्लियर हो गई। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री अक्षांश को कहेंगे। 90 डिग्री उत्तरी, क्योंकि उत्तर में है, एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम, लंबाई का क्लियर हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है? एक एक डिग्री पे तो हम लगाए हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि यह डिग्री पे तो लगा है, लेकिन इसके दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। किसी भी दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगा। क्लियर हो गया? इसकी दूरी क्लियर हो गया। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन। क्लियर? जोन कहते हैं। टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं इतना हो गई। इस अक्षांश रेखाओं को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं इस तरह केवल नहीं है, यह गोलाकार के रूप में है। कैसे है? गोलाकार के रूप में, इसलिए अक्षांशीय इसको वृत्त भी कहते हैं। दो नाम है। क्लियर हो गया? कभी कभी ये भी कंपटीशन में पूछता है कि बृहत वृत्त किसे कहते हैं? किस अक्षांश रेखा को बृहत वृत्त कहते हैं? तो देखिए, सबसे अधिक वृत्त किस में बनेगा? 0 अक्षांश में बनेगा ना, इसलिए इसको कहेंगे कि 0 अंश अक्षांश को बृहत वृत्त भी कहते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं देशांतर पे। अक्षांश का उपयोग क्या है, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अक्षांश का उपयोग किसी भी देश की स्थिति बताने में किया जाता है। देशांतर, देशांतर से हम स्थिति की गणना करते हैं और साथ में समय, अर्थात मुख्य रूप से समय का गणना हम देशांतर से करते हैं। जी हाँ, अब हम बताएंगे आपको देशांतर। देशांतर का मुख्य, देशांतर क्या निर्धारित करता है? तो किसी भी देश का समय निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? समय निर्धारित करता है। और अक्षांश क्या निर्धारित करता है? आपका देश की स्थिति की, वह देश कहाँ किस स्थान पे है। टोटल हम जानेंगे कि देशांतर की संख्या कितनी है। सबसे पहले 0 अंश देशांतर। कोई भी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से लेकर और दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई जो भी देशांतर रेखाएं हैं उसे ही देशांतर रेखा कहते हैं। यह एक दूसरे पे लंबवत नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है। 0 अंश देशांतर। 0 अंश देशांतर से पूरब की तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक इसी तरह 0 अंश देशांतर से पश्चिम की तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? 360। लेकिन कुछ लड़के कहते हैं कि 0 अंश देशांतर को अगर एक ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 361, जबकि गलत है सर। आइए हम बताते हैं। क्योंकि 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही होती है। जब ग्लोब में आप देखेंगे बहुत ध्यान पूर्वक, तो इस तरह जो संरचना लंबवत बनाई गई है देशांतर का, वो लास्ट में 180 अंश देशांतर पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही होती है। इसलिए देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, सबसे अधिक देशांतर में कहाँ पे लंबाई होता है? दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होता है? तो दो देशांतरों के बीच में सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, इसके आसपास सबसे चौड़ी देशांतर रेखा है, और क्रमशः ऊपर जाएंगे तो देशांतर रेखाएं आपस में सटती हुई जाएंगी। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होता है देशांतर रेखाओं का, तो बोलेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में।
क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम जानेंगे इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है। देखिए हर क्वेश्चन से रिलेटेड करके अगला क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप लोगों को याद रहेगा। आइए, अर्थात यहाँ पे हम क्या देखें कि कितना दूरी होता है। अब क्या देखेंगे कि वह दूरी कितना होता है, अर्थात दो देशांतरों के बीच में अधिकतम दूरी कितना होता है। तो अधिकतम दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रमशः क्वेश्चन पूछेगा कि देशांतर उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या घटती है। जी हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या विषुवत रेखा के नीचे जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्रमशः घटती जा रही है। देखिए यहाँ पे अधिक है, क्रमशः आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एकदम कम हो जा रहा है। क्लियर हो गया। इधर भी हम जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं तो एकदम कम हो जा रहा है, अर्थात दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, समान दूरी नहीं रहती। लेकिन अक्षांश में क्या होता है, अक्षांश में हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहता है। फर्स्ट अंतर क्लियर हो गया। अब आइए हम जानेंगे जीरो अंश देशांतर कहाँ पे स्थित है। जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है तो किसी देश के पास ही होंगी। मैप के अनुसार जीरो अंश अक्षांश लंदन में एक ग्रीनविच स्थान है, ग्रीनविच। इसी स्थान से यह जीरो अंश देशांतर जाती है। क्लियर हो गया। इसको जीएमटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीएमटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अर्थात पूरा विश्व का मानक समय देखा जाए तो जीरो अंश देशांतर से लिया जाता है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि देशांतर कितनी कितनी डिग्री पे होती है। अक्षांश तो एक एक डिग्री पे होती है। जी हाँ, देशांतर भी एक एक डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे, एक एक डिग्री पे। अर्थात यह एक डिग्री है, यह एक डिग्री है तो इधर क्या होगा 2 डिग्री, इसी तरह 3 डिग्री, जो भी है मतलब एक एक डिग्री पे रहेगा। लेकिन देशांतर का मुख्य कार्य क्या है, किस लिए हम लोग निरूपित करते हैं, समय को मापने के लिए। अर्थात 1 डिग्री देशांतर में हमारा समय 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री देशांतर में लगा समय बराबर कितना, 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री घूमेगी अगर पृथ्वी तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट। अब हम जानते हैं कि 360 डिग्री घूमने में कैसे 24 घंटा लगता है। जी हाँ, जब 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, कितना मिनट, 4 मिनट, तो 360 डिग्री में कितना लगेगा, 360 गुणते 4। क्लियर हो गया। अर्थात टोटल हमको 360 डिग्री घूमने में कितना पृथ्वी को समय लगा, इतना। लेकिन यह समय किस में है, मिनट में है। हमको किस में दिखाना है, घंटा में। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अर्थात 360 गुणते 4 बटा में 60, 0 से 0 के 6 के 36, 6 के 24, अर्थात कितना घंटा आ गया, 24 घंटा। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, 24 घंटा में। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? तो शायद हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की सेवा बस यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।